जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज ट्राइबल एस्पेक्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। शेड्यूल 5 एरियाज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शेड्यूल 6 एरिया को देखा था। उसके पहले हम लोगों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को देखा था और जो ब्रिटिश अप्रोच थी ट्राइबल्स को लेकर के इंडिया में, उसको भी हम लोगों ने समझा था। और उसका एक हम लोगों ने पार्ट 2 भी देखा था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट कमीशंस एंड कमेटीज़ को देखा था। तो वो सब लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। और एक हम लोगों ने पीवीटीजी पे भी लेक्चर देखा। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है शेड्यूल 5 एरियाज से संबंधित। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उस पर बेस्ड है। और इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली शेड्यूल 5 एरियाज होते क्या हैं और क्या क्या प्रोविजंस हैं और क्या इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट बातें हैं जानने वाली। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और पहली स्लाइड में यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक छोटा सा एक इमेज लगाया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ऑटोनॉमी इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज। तो बेसिकली इस पे हम लोग कभी डिटेल में बात करेंगे किसी दूसरे लेक्चर में। लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी स्टार्टिंग होती है ट्राइबल ऑटोनॉमी की, वो यहाँ से होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज का प्रोविजन हमारे सामने आता है। तो ये कोई और हम लोग किसी दूसरे लेक्चर में एक स्टोरी के फॉर्म में इसको समझेंगे। बट यहाँ पे मैंने एक जस्ट मेंशन कर दिया है इस चीज़ को। अब मेन हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल 5 एरियाज। क्या डेफिनेशन है? तो बेसिकली शेड्यूल 5 एरियाज refer to those regions in India that are predominantly inhabited by scheduled tribe and are recognized under the fifth schedule of the Indian Constitution. These areas are granted special administrative and governance provisions to protect tribal interests, culture and land rights. The governor of the state holds key power to regulate laws in these areas, and tribal advisory councils (TACs) are established to advise on welfare and development. These provisions aim to ensure tribal autonomy, safeguard of resources and prevent exploitation. अब देखिए, अब यहाँ पे ये तो हो गई बुकिश लैंग्वेज, लेकिन अगर हम लोग इसको एक समझने के फॉर्म में देखें तो बेसिकली शेड्यूल 5 एरियाज वो एरियाज हैं जो कि जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन ज़्यादा है। मोस्टली ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे इसका जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताऊं। क्राइटेरिया ये देखा जाता है कि 50% या उससे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन हो, इकोनॉमिक सोशल हर एस्पेक्ट पे एक बैकवर्डनेस हो। ये सारे इस तरह के क्राइटेरियाज हैं जिसको लिया जाता है। तब अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो उसको शेड्यूल्ड एरिया माना जाता है। और अगर शेड्यूल्ड एरिया माना जाता है तो वहाँ पे शेड्यूल 5 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो होते हैं। ठीक है? तो ये बेसिकली शेड्यूल 5 एरिया वो क्षेत्र है, अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझें, जहाँ पे जनजातीय समाज अधिक संख्या में है। और जब उनकी जनसंख्या अधिक है तो कहीं न कहीं वो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके जो कस्टमरी लॉज हैं, उनके जो नियम कानून हैं, उनका जो ट्रेडिशन है, वो ख़त्म ना हो। उनका जो एक जनजातियों की अपनी संस्कृति है वो बची रहे। और जो भी जल जंगल जमीन पे उनका अधिकार है वो उनसे छीना ना जाए। या अगर गवर्नमेंट को लेना है तो उनकी अनुमति के बिना गवर्नमेंट उनसे ना ले पाए। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, ऐसे क्षेत्र हमारे शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी क्षेत्र में, 50% या उससे ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे ट्राइबल्स को कुछ ना कुछ राइट्स दिए जाते हैं जिससे कि वो अपने जल जंगल जमीन और अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स, रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट कर सकें। So for the protection of tribals' customary laws, traditions, and rules and regulations, and also to protect their forest, land, and water resources. So these type of protection are related to Schedule 5 areas. तो Schedule 5 एरिया वही क्षेत्र होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनजातीय बहुल ये पूरे के पूरे इलाके होते हैं। अब इसमें कौन-कौन से एरिया आते हैं तो देखिए 10 स्टेट्स इसमें हैं,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश। ये 10 हमारे राज्य हैं जहाँ पे शेड्यूल 5 एरियाज हैं। शेड्यूल 5 एरियाज का संबंध जो है किससे है? आर्टिकल 244 क्लॉज 1 से है। हम लोगों ने शेड्यूल 6 एरिया वाले में देखा था, वहाँ पे कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल समझना ज़रूरी है। आर्टिकल 244 क्लॉज 2 and article 275 clause 1, but here for schedule 5 area the related article is article 244 clause 1। तो अब इसमें देखिए प्रोविजन जो होता है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा का पूरा जिला जो है वो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आता है। कुछ फुल्ली कवर्ड होते हैं, कुछ पार्शली कवर्ड होते हैं, हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये एक पीडीएफ की कॉपी है वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स या पंचायती राज मंत्रालय के वेबसाइट पे। फिफ्थ शेड्यूल, आर्टिकल 244 क्लॉज 1, प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो अभी मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया कि शेड्यूल्ड एरिया कौन से होते हैं, जो जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन 50% या उससे ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, हर एस्पेक्ट पे बैकवर्डनेस हो, तो वैसे एरिया जो होते हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं। वैसे एरिया मतलब कि ट्राइबल एरिया होते हैं, उनको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है और फिर वहाँ पे ये रूल्स, फिफ्थ शेड्यूल आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो होते हैं। तो ये रहा दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ें नहीं है, हम लोग आगे इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे ही। बस हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा है, और ये ओरिजिनल कॉपी आप इसको एक बार रेफरेंस के तौर पे देख सकते हैं। पावर ऑफ ग्राम सभा इन शेड्यूल 5 एरियाज अंडर पेसा एक्ट 1996। ये देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेड्यूल 5 एरिया में प्रोविजंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन 1996 में जब पेसा एक्ट आया, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, हम लोग इस पे अलग से बात करेंगे, क्योंकि इस पे ही अगर हम लोग बात करने लगेंगे तो कई, इस पे ही एक लेक्चर्स बन सकते हैं, क्योंकि पेसा एक्ट बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। और ये सही से अभी भी आप सोचिए कि 1996 का एक्ट है, बट अभी भी इसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से ग्राउंड पे नहीं हो पाया है। तो बहुत ज़्यादा इसके साथ विवाद भी है, लेकिन हाँ, इसमें प्रोविजंस कुछ अच्छे हैं, लेकिन बहुत डिले हो गया है इसको लागू करने में। तो जब शेड्यूल 5 एरिया और पेसा एक्ट, ये जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स को पावर मिलती है। होता क्या है कि जो ये पेसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज मींस पेसा 1996, commonly referred as PESA, empowers gram sabhas in scheduled 5 areas with significant authority to ensure self governance for tribal communities। मतलब कि जो हमारे शेड्यूल 5 एरिया होते हैं, वहाँ पे जो भी ग्राम सभाएं हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। जैसा आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि टू प्रोटेक्ट, किस चीज़ की रक्षा? जल, जंगल, ज़मीन और उनके जो रूल्स हैं, कस्टमरी लॉज हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको बचाए रखने के लिए ही ये सभी विचार आए कि हम जो हमारा आदिवासी समाज है उसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनको हम कुछ हद तक स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, जिससे कि वो अपने इन चीज़ों की रक्षा कर पाए। तो इसीलिए शेड्यूल 5 का तो विचार आज़ादी के बाद ही आ गया, बट पेसा एक्ट आया 1996 में, और जब पेसा एक्ट आया तो उसमें क्या किया गया कि ग्राम सभा को पावर दी गई कि कोई भी, जैसे मान के चलिए, इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए गवर्नमेंट को लगता है कि किसी जिले में कोई एक ऐसा जिला है जो शेड्यूल 5 के अंतर्गत आ रहा है और वहाँ पे पेसा नियम लागू है, तो वहाँ पे अगर किसी विलेज में कोई माइनिंग का काम करना है या कोई ऐसा, गवर्नमेंट उस लैंड का यूज़ करना चाहती है या ट्राइबल्स के किसी रिसोर्स को यूज़ करना चाहती है, कोई ऐसा चीज़ वहाँ पे लाना चाहती है, तो विदाउट परमिशन ऑफ ग्राम सभा गवर्नमेंट कैन नॉट डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। तो ग्राम सभा की परमिशन इंपॉर्टेंट होती है शेड्यूल 5 एरियाज में। और पेसा के आने के बाद, पेसा के पहले ये प्रोविजंस जो थे शेड्यूल 5 के तब भी थे, लेकिन पेसा के आने के बाद जो ग्राम सभा को पावर मिली है वो पेसा के आने के बाद ही मिली है, क्योंकि पेसा एक्ट का जो मेन मूल रूट जो है वो यही है कि पेसा इम्पावर्स ग्राम सभाज। और अगर हम लोग गांधीयन फिलोसफी की बात करें, कभी हम लोग डिटेल में
ट्राइबल्स को लेके गांधी जी के क्या विचार थे। सो गांधीयन फिलोसफी आल्सो रिलेट विथ द एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभास। अगर हम लोग गांधीयन दृष्टिकोण या गांधीयन फिलोसफी ट्राइबल्स को लेके क्या थी, उस पर अगर हम लोग अपनी दृष्टि डालें तो वहाँ से भी हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर भी ग्राम सभा को पावर की बात कही गई थी। हालांकि हालांकि उसमें रूल्स नहीं आए थे, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बने, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो हमें मिलते हैं, जो बैकग्राउंड अगर हम इसका देखें तो गांधीयन फिलोसफी में हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज पावर्स एम टू डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड गिव ट्राइबल कम्युनिटीज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर देयर रिसोर्सेज एंड डिसीजंस। However, implementation varies by state and in many places still not fully empowered। ये जो मैंने आपको बताया कि कंट्रोल दिया गया ट्राइबल्स को, बट अभी भी पूरे देश में सही तरीके से लागू नहीं हो पाया है, बहुत डिले चल रहा है। तो कभी हम लोग डिटेल में अलग से पेशा पे बात करेंगे और क्या उसके साथ प्रॉब्लम है वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस मैंने शॉर्ट में ऐड कर दी, क्योंकि अगर आप शेड्यूल 5 को समझ रहे हैं तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप पेशा को जानें। पेशा एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस हैं, बट हम लोगों के जानने के लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि पेशा एक्ट 1996 बेसिकली ग्राम सभा को पावर प्रोवाइड करता है कि जो भी ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं वहाँ की जो ग्राम सभाएं हैं, सिंपल सी बात है कि वहाँ की जो ग्राम सभाएं होंगी उसमें जो सदस्य होंगे वो ट्राइबल्स ही होंगे। So they can protect their land, their resources, their all type of resources like land, water, forest, and also they can protect their tradition as well। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक चार्ट इसका बनाया हुआ है। जो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस की वही चीज़ें यहाँ पे हैं। पावर ऑफ ग्राम सभा, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड, लैंड एक्विजिशन, एमएफपी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कल्चरल आइडेंटिटी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, लाइसेंस एंड माइनिंग, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इन सभी एस्पेक्ट की जो ग्राम सभा है उसको पावर दी गई है कि कुछ भी अगर गवर्नमेंट वहाँ पे करना चाहती है, कैसा भी कुछ उनके अच्छे के लिए ही लाना चाहती है, तो विदाउट परमिशन ऑफ ग्राम सभा गवर्नमेंट कैन नॉट डू such kind of things। So in schedule 5 areas and especially the areas where PESA Act is working, and in those type of areas government need the permission of gram sabhas always। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक हिस्ट्री देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट का अगर हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे तो हमारे लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा। सो फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, पहला चीज है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश टाइम में 1935 में ये एक्ट आता है और यहाँ पे बात की गई एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज की, जिसमें कि जो एक्सक्लूडेड है वो है हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके जहाँ पे शेड्यूल 6 है, और पार्शियली एक्सक्लूडेड में जो हमारे ये वाले इलाके शेड्यूल 5 वाले, जनरली ऑलमोस्ट वो सारे इलाके इसमें शामिल थे। तो एक्सक्लूडेड में वो थे जिनको उन्होंने बफर जोन की तरह ट्रीट किया, जहाँ पे ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया और जहाँ पे ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई, वो एक्सक्लूडेड थे। पार्शियली एक्सक्लूडेड में ये था कि स्वतंत्रता दी गई लेकिन कुछ हद तक दी गई और काफ़ी कंट्रोल अपने हाथ में रखा गया। तो ये चीज़ है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये ब्रिटिश टाइम का था, बट आप देखिए कि अगर हम इस चीज़ को, इस 1935 के एक्ट को अभी के टाइम से रिलेट करें तो लगभग वैसे ही कुछ चीज़ें आपको अभी भी मिलेंगी। लाइक शेड्यूल 5 एरियाज में गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे प्रोविजन भी बनाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग डीपली देखें तो कंट्रोल अपने हाथ में ही रखा है। वहीं जो शेड्यूल 6 के एरियाज हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है, ये चीज़ है। इसके बाद 1947 में एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइब्स, जिसको हम लोग बॉर्डोलरी कमेटी भी बोलते हैं, गोपीनाथ बॉर्डोलरी के नाम पे, एडवाइजरी कमेटी ऑन द अफेयर्स ऑफ द ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर असम। तो ये कमेटी बनती है और ये बेसिकली बात करती है नॉर्थ ईस्ट रीजन की, लेकिन ये बेस प्रोवाइड करती है शेड्यूल 5 पे शेड्यूल 6 एरियाज को लेकर के, क्योंकि
आज़ादी के बाद संविधान बनने से पहले बीच का जो समय था वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ये कमेटी 1947 एडवाइजरी कमेटी ऑन ट्राइब्स, ये दोनों ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में रोल प्ले किया और ये बेस बना फॉर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज। सो ट्राइबल ऑटोनॉमी इन द रीजन विथ टू डिफरेंट अप्रोचेस। अब यहाँ पे देखिए कि ट्राइबल ऑटोनॉमी तो दी गई क्षेत्र में, लेकिन दो डिफरेंट अप्रोच, और दो डिफरेंट अप्रोच क्यों थी, क्योंकि दोनों जो क्षेत्र थे वो अलग तरह के थे। और आपको सीधे सीधे इसका रिफ्लेक्शन मिलेगा ब्रिटिश टाइम से, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जो नॉर्थ ईस्ट था वहाँ पे फॉरेन पावर्स का खतरा था। तो इसलिए वहाँ पे ट्राइबल्स को ज़्यादा परेशान नहीं किया गया, वहाँ पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए गए। लेकिन जो हमारे सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स थी वहाँ पे क्या था कि उनको रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी करना था और उन ट्राइब्स को खुश भी रखना था। तो वहाँ पे अलग तरीके से इंटीग्रेट किया गया। तो कुछ पावर्स उनको दी गई जिससे वो नाराज ना हो, बट मेन कंट्रोल अपने हाथ में रखा गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ट्राइबल ऑटोनॉमी इन द रीजन विथ टू डिफरेंट अप्रोचेस। रीजन का मतलब यहाँ पे इंडिया से हम मान सकते हैं कि भारत में ट्राइबल ऑटोनॉमी तो दी गई, लेकिन दो अलग अलग अप्रोच उसके थे। कहीं पे टोटल ऑटोनॉमी दी गई जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे शेड्यूल 6 एरियाज हैं, और कहीं पे जो है वो ऑटोनॉमी उतनी नहीं दी गई। तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये एक हम लोग इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना सकते हैं कि 1935 फिर 1947 फिर ये आता है, फिर आगे के फिर बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बट एक हिस्ट्री को समझने के लिए ये दो जो चीज़ें हैं, एक आपका ये एक्ट हो गया 1935 का, और एक ये कमेटी हो गई। सो दीज टू कमेटीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 एरियाज। अब ये देखते हैं हम लोग। Schedule 5 protects tribal areas, while Schedule 6 empowers tribal self-governance in the Northeast. शेड्यूल 5 केवल प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शेड्यूल 6 एम्पावर करता है सेल्फ गवर्नेंस को, क्योंकि वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा छूट मिली है, स्वायत्तता प्रदान की गई। ये हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल 6 वाले वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे बस मैंने एक छोटा सा इसका कंपैरिजन किया है कि शेड्यूल 6 आर्टिकल 244 टू ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट ऑटोनॉमस काउंसिल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एडीसी कहते हैं। आर्टिकल 244(1) शेड्यूल 5 ट्राइबल एरियाज इन अदर स्टेट, जो हमारे 10 स्टेट हैं 5 वाले, गवर्नर हैज पावर्स। सो गवर्नर हैज लॉट ऑफ पावर इन शेड्यूल 5 एरियाज, बट द रियलिटी इज गवर्नमेंट is also play a major role in schedule 5 area. So for that, especially when we talk about schedule 5 area, we can easily say that there are a lot of delays in the implementation of provisions in schedule 5 area, because there is no any autonomous council or any special powers. But in schedule 6 they have autonomous district council, and these type of councils have a lot of powers. So this is the main difference between schedule 5 and schedule 6 areas. Schedule 6 has more power, but schedule 5 has limited power, but also lack of implementation as well. So there are these two major approaches of tribal autonomy in India. ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे मेन जो एरियाज है, ये द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं। व्हाट डू द होम लैंड्स ऑफ इंडियाज एसटी कम्युनिटीज लुक लाइक। ये यहाँ पे मैप भी एक है। तो ये देखिए, एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छ, ये हो गया 7, ये 8, ये 9, ये 10। ये 10 आपके स्टेट्स हैं। एमपी, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर आपका गुजरात, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। सो दीज आर द फोर, सॉरी, सो दीज आर 10 स्टेट्स जो कि हैं फुल्ली शेड्यूल्ड एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत भी आते हैं और पार्शली में भी आते हैं।
और इसमें कुछ कुछ फुल्ली भी है, कुछ कुछ पार्शली कवर्ड भी है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी स्टेट में ऐसा हो सकता है कि कोई जिला फुल्ली शेड्यूल 5 में आता हो, कोई जिला पार्शली आता हो, क्योंकि उसकी अपनी कैटेगरी होती है। कहीं कहीं पे हो सकता है सभी क्राइटेरिया ना फुलफिल हो रहे हो तो वो पार्शली में आ गया, कहीं कहीं पे सभी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे होंगे तो वो आपका आ जाएगा फुली कवर्ड में। तो ये चीज़ें इसमें होती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का मैंने पेज यहाँ पे लगा दिया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ नोटिफाइड फिफ्थ शेड्यूल एरियाज, जो कि नोटिफाइड है फिफ्थ शेड्यूल एरियाज कौन कौन से मतलब डिक्लेयर्ड हैं, उनका आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये पेज मैंने लगा दिया। गवर्नर में की बहुत सारी यहाँ पे पावर्स होती हैं, मेकिंग रेगुलेशंस, मॉडिफाइंग लॉज, रिपोर्टिंग टू द प्रेसिडेंट, और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल्स, टीएसीज का इसमें एक मेजर इसमें रोल होता है, टीएसीज का। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो टीएसीज हमारी होती हैं, वो टीएसीज केवल काम क्या करती हैं, वो टीएसी सिर्फ एडवाइजरी का काम करती है, और एडवाइजरी वाले काम में जनरली उनके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको कभी कभी नहीं सुना जाता है। तो गवर्नर को काफ़ी पावर्स है स्पेशली शेड्यूल 5 एरिया में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट जो भी जिसकी भी गवर्नमेंट है, मेन पावर इनडायरेक्टली उसके पास ही रहती है, और इस वजह से जो शेड्यूल 5 एरियाज है वहाँ पे रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पाता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि fight to save Hasdeo has shown that forests belong to everyone. In the midst of coal shortage reports, a coal mine extension is approved. ये कुछ आर्टिकल्स हैं हसदेव एरिया को लेकर के। अब ये क्यों मैंने यहाँ पे लगाया है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय छत्तीसगढ़ में। जो हसदेव रीजन है वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे ये पूरा उसका डिटेल है, मैं आपको स्टोरी के फॉर्म में बता दे रहा हूँ। इसकी आप लोकेशंस देख सकते हैं कि वहाँ पे वो शेड्यूल 5 में आता है। और प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रही है कि उस रीजन में क्या किया गया है कि जो ग्राम सभा की अनुमति के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये नियम है। तो वहाँ फर्जी ग्राम सभा बना दी गई। अब फर्जी ग्राम सभा दिखा करके साइन लोगों के दे करके फर्जी तरीके से उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ग्राम सभा की परमिशन हमें मिली है, बट रियलिटी में इनको कोई परमिशन नहीं मिली है, ये रियलिटी है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और इसी वजह से जो ये रीजन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो विवाद चल रहा है कि कैसे ये सॉल्व होगा। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग एक अलग डिटेल इस पे लेक्चर करेंगे, लेकिन बस मैंने यहाँ पे इसलिए ऐड कर दिया कि आप प्रॉब्लम जाने कि पेशा के साथ प्रॉब्लम क्या है, शेड्यूल 5 एरिया में प्रॉब्लम क्या है। शेड्यूल 5 एरिया में पेशा लागू है, और ये किया गया है कि कोई भी प्रोविजन होगा वो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं होगा। लेकिन जब आप फर्जी ग्राम सभा दिखा देंगे और उनके साइंस ले लेंगे लोकल्स के, तो प्रॉब्लम आएगी। अब गांव वाले कह रहे हैं कि हमने इनको अनुमति दी ही नहीं है, बट वो उसको दिखा रहे हैं कि इन्होंने तो ये परमिशन हमें दी है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है इस रीजन में स्पेशली। और बहुत ज़्यादा सेव हसदेव, आप जस्ट गूगल पे अगर आप केवल टाइप भी करेंगे तो आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और मैं तो चूंकि उस एरिया में गया हूँ और मैंने वहाँ पे काफ़ी टाइम भी स्पेंड किया है उस पूरे रीजन में, नॉर्थ छत्तीसगढ़ में। तो इस पे हम लोग किसी अलग लेक्चर में डिटेल में इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि what are the major problems with Hasdeo region, Hasdeo forest area, and what is its relation with Adani as well, and also what type of protests in this tribal region। तो हम लोग अलग से किसी लेक्चर में इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है ऑन पेपर काफ़ी दिए गए हैं गवर्नर को पावर,
बट इन प्रैक्टिस ऑन ग्राउंड वो बहुत ज़्यादा बँधे हुए हैं। तो इन इनफैक्ट ये चीज़ हम लोग समझ भी सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जब आप जाएँगे, ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, तो आपको यही चीज़ देखने में मिलेगी कि पावर है पर गवर्नर इंडिपेंडेंट नहीं है। ज़्यादातर जो डिसीजंस हैं वो सीएम के दबाव में होते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल अगर हम जनरल वे में देखें, तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नर को पावर्स हैं, और गवर्नर जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकता है प्रेसिडेंट को, ठीक है? तो यहाँ पे शेड्यूल 5 एरिया में दो लोगों के रोल इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक तो गवर्नर एंड दूसरे प्रेसिडेंट। बट जो हमारी करंट गवर्नमेंट रहती है उस समय की, जिसकी भी सरकार रहती है, वो बैकग्राउंड में उसका बहुत बड़ा रोल होता है, और इस वजह से वो जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस हैं इतने अच्छे बने हुए हैं, वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों पीछे की एक स्लाइड में मैंने आप एक आपने देखा होगा स्टेट्स के नाम लिखे हुए थे, बट वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी उस स्लाइड में। तो मैंने उसको वहाँ पे ज़्यादा मैंने वहाँ पे डिटेलिंग नहीं की, क्योंकि वो थोड़ा सा टेबल बनाने में मिस्टेक हो गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का ये पेज है, इस पे आप चले जाइएगा। इस पेज को मैं ऑलरेडी एक बार दिखा चुका हूँ पहले। यहाँ पे पैसा का ऑप्शन आएगा। पैसा के ऑप्शन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा, स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ नोटिफाइड फिफ्थ शेड्यूल एरियाज। तो यहाँ पे आपको एक पीडीएफ मिलेगा, मैं आपको वो भी शो कर दे रहा हूँ। इस तरह का एक आपका पीडीएफ डाउनलोड होगा, स्टेट वाइज डिटेल ऑफ नोटिफाइड फिफ्थ शेड्यूल एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स। जैसा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि फुली कवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्शली कवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। कुछ ऐसे जिले होंगे फुली कवर्ड होंगे, कुछ पूरे कवर्ड नहीं होंगे, कुछ जिलों के कुछ हिस्से ही शेड्यूल 5 में आ रहे होंगे। तो जैसे आंध्र प्रदेश में आप देखिए फुली कवर्ड में कोई भी नहीं है, पार्शली कवर्ड में आपके ये 5 जिले हैं, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम एंड विजयनगरम। इट मीन्स कि पूरा का पूरा विशाखापत्तनम शेड्यूल 5 में नहीं है। इसके कुछ एरिया पार्शियली ये कवर्ड है, कुछ एरिया इसके आते होंगे। छत्तीसगढ़ में जैसे देखिए ये नेम्स हैं, ये सारे फुली कवर्ड हैं, पार्शियली कवर्ड ये सारे हैं। तो ये मैंने पूरा पीडीएफ यहाँ पे नहीं लगाया है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10 इसमें स्टेट्स हैं। 10 स्टेट्स में कुछ कुछ स्टेट्स में कुछ फुली कवर्ड है, कुछ पार्शियली कवर्ड है। तो इसको आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। और इसमें नेम उतने आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक आप आइडिया ले सकते हैं इसके विषय में। जैसे पर्सनली मेरा जिस डिस्ट्रिक्ट पे वर्क है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट पे, वो मेरा ज़िला इसमें नहीं आता है। मेरे ज़िले में जो पेशा कानून है या जो शेड्यूल 5 है वो नहीं लागू होता है एमपी में। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में शेड्यूल 5 एरिया के जो प्रोविजंस हैं और जो उसमें एस्पेक्ट है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और उस पर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।